नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं आपके सामने जेईई 2025 का पूरा रोड मैप। तो जो बच्चा अभी 11वीं कक्षा में है उसमें से बहुत सारे तैयारी शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे अभी भी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, या तो अच्छी कोचिंग नहीं मिली, या तो अच्छा मटेरियल नहीं मिला, या तो अच्छा टीचर नहीं मिला, या ये सब कुछ मिल गया तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक से अभी शुरू करें कैसे, कहां से शुरू करें। बैकलॉग्स क्रिएट हो गए होंगे, बहुत सारे जगह तो पढ़ाई भी शुरू हो गई है। अब ये सारे मसलों को एक साथ एक नन्ही सी जान कब तक संभाले, कैसे संभाले, सबसे बड़ा मसला यही है। तो आज इस वीडियो में ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में ये रेड अलर्ट क्यों लिखवाया है। देखो यार, अभी जग गए तो ठीक, अभी के बाद नहीं जगे ना तो फिर मुश्किल है थोड़ा। मतलब मैं ऐसा कहता नहीं हूं जनरली, लेकिन कहना पड़ेगा। मतलब कब तक तुमको अंधेरे में रखो, कोई मतलब रखना सही है, और इनफैक्ट अंधेरे में नहीं रखा जाए तो वो ज्यादा सही है। कहते हैं ना कि ऑपरेशन करके पूरा हिस्सा हटाना पड़े, उससे बेहतर है 2-4 इंजेक्शन का दर्द उठा लो। तो ये जरूरी है कि आज तुम इस सच्चाई से रूबरू हो जाओ, वाकिफ हो जाओ कि यार अभी शुरू करना जरूरी है, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। मतलब जो 11वीं वाला बच्चा है उसमें से बहुत सारा बच्चा तो अप्रैल मई में शुरू कर दिया होगा। तुम अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, 2-3 महीने ही निकले हैं, 24 महीने का प्रिपरेशन है। अब शुरू करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं जेईई 2025 का प्रिपरेशन, और देखते हैं कि तुमको एक्चुअली में क्या करना चाहिए जिससे कि तुम 2025 में सीधा आईआईटी में एंटर मारो। एनआईटी भी नहीं, सीधा आईआईटी, उससे कम कुछ भी नहीं। तो लेट्स गेट इनटू द सेशन। शुरुआत करने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब हो जाना, बिकॉज ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा और मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। वो आपको सही टाइम पे मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल, हियर वी गो। अब तुम में से कितने लोगों ने शुरू कर दिया, कितनों ने नहीं शुरू किया, जरा ईमानदारी से चैट बॉक्स में बता दो। स्टार्टेड एस, नॉट स्टार्टेड एन। कौन एस वाला है, कौन एन वाला है, जरा जल्दी से मैं देखना चाहता हूं। ईमानदारी से बताना, झूठ बोल के किसका फायदा है, किसी का नहीं। तुम झूठ बोल भी दोगे, स्टार्टेड नहीं किए होगे, तो भाई ऐसा थोड़ी कुछ जंग जीत जाओगे। एन 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 एस एन 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 एन। अच्छा, अधिकांश बच्चे इधर दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो अब नॉट स्टार्टेड वालों को बुरा नहीं लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, मार्केट हमारे ये तरफ है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। देखो, जहां मार्केट है जरूरी थोड़ी वहां रिजल्ट हो, ऐसा है क्या? जहां मार्केट है, जहां पे सारी की सारी भीड़ है, वहां रिजल्ट है, ऐसा थोड़ी। अब जाके एस वालों की संख्या भी बढ़ी है, उन लोगों ने सोचा अरे हम तो हार रहे हैं, तो स्टार्टेड वालों की संख्या भी आई। ठीक है, जो स्टार्ट कर चुके हैं अच्छी बात है। अब मैं बताता हूं आगे चल के इसको और अच्छा कैसे कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, अब टाइम है 16 महीने, 16 मंथ है बेटा, ओनली। इसके बाद ओनली लिख दूं, या खुद से महसूस कर पा रहे हो कि इसके बाद ओनली लिखना चाहिए? है, लिखना चाहिए ना। सिर्फ 16 महीने हैं आपके पास, और चैप्टर्स कितने हैं, सब्जेक्ट कितने? तो 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हर में 30-30 चैप्टर हैं, लमसम 30-30 हैं, किसी में 25-28 होंगे, मैं मोटा मोटी 30 मान रहा हूं। 30-30-30 मतलब 90 बेटा, 90 चैप्टर 16 महीने हैं। तो एक महीने में कितने चैप्टर बने, जरा काटा पीटी कर लो। 16 छक्का 96, मतलब 5-5.5 चैप्टर, मैं 5 ही मानता हूं, 16-5 80। तुम 5 या 5.5 चैप्टर एक महीने में कंप्लीट करना है। क्या अभी तुम इस रेट पे चल रहे हो? जरा ईमानदारी से बता देना। 5.5 चैप्टर, 5 चैप्टर से ज्यादा क्या एक महीने में अभी कंप्लीट कर देते हो? और बीच में अगर छुट्टी उट्टी निकाल देना तब तो ये हर हाल में 6 चैप्टर हो जाएगा। 6 चैप्टर्स अ मंथ। कौन शूरवीर है जो ये कर रहा है, जरा लिख के बताओ चैट बॉक्स में। 6 चैप्टर्स अ मंथ कौन कर रहा है? कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। देखो तुम्हारे सामने का गणित है, और कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। 16 महीने, 90 चैप्टर, 6 चैप्टर पर मंथ का एवरेज बनता है बेटा। ये तुम नहीं कर रहे हो, तो अभी भी जाग जाओ। तरीका सही सही बता रहा हूं, उस तरीके से आगे फॉलो कर लेना, काम बनेगा। लेकिन अभी से शुरू करोगे तब, और लेट करोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए, टाइम्स नाउ का एक न्यूज है कि जेईई मेंस 2024 का जो सेशन 1 है वो फरवरी में होने वाला है। क्यों होने वाला है? बिकॉज इलेक्शंस मतलब प्रपोज्ड हैं, तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है दूसरा अटेम्प्ट डिले हो, तो पहले को भी डिले कर रहे हैं। चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। इनका फरवरी में हो रहा है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए। लेकिन आपका है 2025 में, ना जनरल इलेक्शन होंगे ना कुछ और होगा। मोदी और दूसरा की गवर्नमेंट जब नेक्स्ट बन जाती है तो बहुत ज्यादा हलचल भी नहीं होती है। तो यार 2025 में ऐसे कोई हलचल होने नहीं वाली है, लग तो नहीं रहा है। और कोविड एक बार आया था, अब वो बार बार तो नहीं आएगा। तो हेंस मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि 2025 में जो आपका जेईई होगा वो सही टाइम पे होगा, अपने जनवरी के टाइम पे। अब अगर जनवरी के टाइम पे होता है तो आपको कोई डिले नहीं मिलेगा, एकदम सब कुछ सही टाइम पे होने वाला है। बोर्ड्स का टाइम फरवरी रहता है, तो बोर्ड्स फरवरी में होगा, फरवरी और मार्च बोर्ड्स का टाइम रहता है।
और दूसरे अटेम्प्ट का टाइम होता है अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आप एग्जाम देते 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 बिताने वाले हैं। तो इसमें तो कोई प्रिपरेशन की उम्मीद ना करिए, जो करना है दिसंबर तक करना है। और वो भी फरवरी में बोर्ड होगा, जनवरी में जेडब्ल्यू होगा, तो बच्चा दिसंबर में, और दिसंबर में उसका प्री बोर्ड होता है। स्कूल वाले ये बात कह के रखते हैं, डरा के रखते हैं, अपने भैया दीदी से पूछना कि बेटा अगर प्री बोर्ड में फेल हुए तो तुमको बोर्ड में नहीं बैठने देंगे। याद है ना, ध्यान है ना, कहते हैं स्कूल वाले और सच में नहीं बैठने देते, बहुत बार बदमाशी भी करते हैं। तो दिसंबर में बच्चा प्री बोर्ड, मतलब आप रियलिटी में दिसंबर में भी, दिसंबर से लेके अप्रैल तक एग्जामिनेशन में रहने वाले हैं साल 2024 से 25 वाला। आपके पास समय बहुत कम है और उसको हिसाब से खर्चा करना बहुत जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन दिखाया हूं, ठीक है। तो जेई 2025 कब हो रहा है? जनवरी में हो रहा है। आपके पास टाइम क्या है? नवंबर तक का। सिलेबस कब कंप्लीट होना चाहिए? नवंबर 2024, नवंबर 2024। अब यहां तक की कहानी थी उन लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने की, जो अभी भी ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत वक्त है। अरे बेटा बहुत वक्त नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम वक्त है। अगस्त में बैठे हो जो खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहां से नवंबर 3 महीने, और इस नवंबर से अगले नवंबर 1 साल। 1 साल 3 महीने, 15 महीने पे आप बैठे हुए हैं और आपको चैप्टर निपटाने हैं 90, 15 छक्का 90, 1 महीने में 6 चैप्टर। तो अब तो जागना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ बोलने का सेंस नहीं बनता। अब देखो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को जो जाग गए हैं, जो समझ में आ गया, आप जल्दी से पैटर्न को समझते हैं और फिर इस पे दावा बोलेंगे। जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मेंस, एक होता है एडवांस। मेंस के थ्रू आपको एनआईटी मिलता है, ट्रिपल आईटी मिलता है, और ऐसे ही बाकी के सीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये सब मिलते हैं। जेडब्ल्यू एडवांस ये राजा है, ये स्वैग में चलता है। ये राजा साहब आए हैं और ये सिर्फ आईआईटी देते हैं, दैट्स इट, स्वैग। और इससे एक और राजा, सुपर राजा, दैट इज आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट्स इट। और कुछ नहीं मिलेगा इससे, लेकिन यहीं जाना सबका सपना है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो जेडब्ल्यू मेंस में हर साल 11 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो जेडब्ल्यू मेंस में 11,60,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था साल 2023 में, जिसमें से एग्जामिनेशन सेंटर इतने पहुंचे देने एग्जाम। एडवांस में वहीं केस पे करीबन 2,54,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 254 के आसपास एग्जामिनेशन देने इतने पहुंचे, ठीक है। ये डेटा बता रहा हूं साल 2023 का। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं होता जेई मेंस में, जितना नंबर ले आओ, ओवरऑल कट ऑफ अगर क्लियर हो गया तो तुम एडवांस के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं एलिजिबल हो। सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं होता, लेकिन ये चूंकि राजा है, अलग लेवल पे, अलग स्वैग पे चलता है। सब्जेक्ट कट ऑफ भी होता है और एग्रीगेट कट ऑफ भी होता है। कोई बता सकता है क्या चैट बॉक्स में लिख के कि सब्जेक्ट कट ऑफ और एग्रीगेट कट ऑफ कितना था साल 2023 का? देखें जरा तुम जेडब्ल्यू में कितनी दीवानगी रखते हो, बताओ जरा जल्दी चैट बॉक्स में, मैं जानना चाहता हूं। जेडब्ल्यू मेंस का टोटल मार्क्स जो होता है वो 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100 और मैथ्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों 100-100 का पेपर होता है। वेरी गुड तविश, वेरी गुड, आई लव यू तविश, बहुत अच्छा काम, मतलब बहुत अच्छे से जानता है और अपने लक्ष्य को कम से कम क्लैरिटी से जान तो रहा है। वेरी गुड तविश, आई लाइक इट। अक्षित भी सही बोल रहा है। जेडब्ल्यू एडवांस में, यहां पे मेंस में 300 होता है, जेडब्ल्यू एडवांस में ये 360 होता है। एक्चुअली एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और ये दोनों के दोनों, पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों के दोनों 180 नंबर 180 नंबर के होते हैं। तो फिजिक्स 180 को बांटोगे तो फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60 और मैथमेटिक्स 60। अब लग रहा होगा बहुत कम का पेपर है। अरे भैया इतना नंबर लाने में बच्चों की पसीने छूट जाते हैं। कट ऑफ, सब्जेक्ट कट ऑफ जो होता है वो 8 नंबर होता है, सिर्फ 8 नंबर। आपको 60 में 8 चाहिए, दैट्स इट। 60 में 8 लाओगे तो आगे पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एग्रीगेट कट ऑफ क्या रहता है? एग्रीगेट कट ऑफ साल 2023 का 88 नंबर रहा है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का क्या रहा है? 88 नंबर। तो आपको 88 मिनिमम लाना है, तभी आप कॉमन रैंक लिस्ट में आते हैं, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं, ठीक है। समझ पाए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब यहां पे परसेंटाइल सिस्टम होता है और यहां पे मार्क्स सिस्टम होता है। मतलब क्या? यहां पे रियलिटी में आप कितना नंबर लाते हैं उससे ज्यादा मतलब नहीं बनता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका कट ऑफ बनता है परसेंटाइल पे। परसेंटाइल पे बोले तो कितने परसेंट बच्चे तुमसे पीछे हैं। परसेंटाइल का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम जेडब्ल्यू मेंस में 90 परसेंटाइल लेकर आए, 90 परसेंटाइल का मतलब क्या? 90 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि तुमको 90% नंबर आए, 300 में से 270 आए ना, वो तो कभी आया नहीं किसी का।
90 परसेंटाइल का मतलब ये कि जेडबलई मेंस में इतने बच्चे जो 11,13,000 बैठे हैं बच्चे, इसके 90% बच्चे तुमसे पीछे हैं, तुम टॉप 10% में हो, उसका मतलब होता है 90 परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब होता है इतने परसेंट बच्चे तुमसे पीछे हैं, और यहां पे परसेंटाइल का कट ऑफ बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2023 में ये जो कट ऑफ था वो 90 पॉइंट समथिंग था, 90 पॉइंट कुछ 2737 के आसपास कुछ परसेंटाइल बना था। तो 90 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल कट ऑफ था एडवांस में जाने का। मतलब आपको 90% बच्चों को पीछे छोड़ना होगा, तब जाके आप सेलेक्ट होगे। कंपटीशन आसान नहीं है बेटा, ना बिल्कुल ना। मैं तो आज तुमको ऐसे भी सत्य दर्शन ही कराने आया हूं, तो आज तो बिल्कुल कंपटीशन आसान नहीं है। 90 परसेंटाइल यहां पे कट ऑफ जाता है। मार्क्स सिस्टम में यहां पे मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ जाता है, इतने नंबर आ गए तो आपका कट ऑफ क्लियर है, आप जा रहे हैं आईआईटी में, क्लियर, या फिर आप जा रहे हैं कॉमन रैंक लिस्ट में। अब मेंस का कट ऑफ क्या है, मेंस में कितने कट ऑफ आए, तो जैसे मैंने बताया देखो 90.77 परसेंटाइल था, मैंने कम बोल दिया था। 2023 का डेटा बता रहा हूं 90.77। अब ध्यान से देखो 2022 का 88.41, अच्छा देखो 21 का 87.89, अच्छा इधर 2020 का तुमको दिख रहा है क्या, ये हर बार साल दर साल बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, अरे बच्चों की संख्या बढ़ रही है यार, हर साल बच्चों की संख्या, जेडबलई देने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, हेंस परसेंटाइल कि कितने बच्चों को आपको पीछे करना होगा वो अमाउंट बढ़ रहा है। अब आप पूछोगे सर तो बताइए 2024 में क्या उम्मीद है, और 25 वाले हमारे लिए, हमारे तक आते आते क्या होगा। मेरा मानना, मतलब मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, ये ऑलमोस्ट 91 पहुंच गया है, 92 93 के आसपास ये 2024 में होगा, और 2025 में अराउंड 94 प्लस ही रहेगा। सेफेस्ट स्कोर मानना चाहते हो तो 95 परसेंटाइल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सोचने में तुमको कठिन लग रहा होगा, मैं बिल्कुल मानता हूं, अग्री करता हूं, लेकिन क्या करूं, सच्चाई है तो कड़वी ही होगी। बेटा 94-95 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा, मतलब जितने बच्चे भारत में जेडबलई एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें 95% बच्चों को आपको पीछे छोड़ना है। समझ पा रहे हो, कंपटीशन दिख रहा है, फील हो रहा है, ये है रियलिटी, ये है सिनेरियो। किसी कैटेगरी में है तो भी आप देख लीजिए अपना परसेंटाइल, लेकिन कैटेगरी में भी है तो भी कोई बात नहीं, तो आप अपने हिसाब से देखिए। जनरल में है तब तो भैया सोच लो। समझ गए, दिख गया, और आगे बढ़ते हैं। अब जेडबलई मेंस का टारगेट क्या होना चाहिए, तो देखो ध्यान से, यहां तक कि मैंने बात बता दी, वैसे एक रियलिटी बात बता दूं, मैं 2024 वालों को हमेशा बोलता हूं कि यार तुम आईआईटी की तैयारी करो, लेकिन बैकअप हमेशा रखो। बैकअप हर इंसान के जीवन में होना चाहिए। ऐसे ही मतलब कहते हैं अंध होकर, अंधभक्त होकर दौड़ गए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुमको आईआईटी जाना है, मैं मानता हूं, और मैं इस बात की इज्जत करता हूं, लेकिन आईआईटी नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। आईआईटी नहीं हुआ तो कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुमको बैकअप ऑप्शन मिलता है एनआईटी, क्योंकि जेडबलई मेंस अगर अच्छे से करते हो तो तुमको एनआईटी मिल जाएगा। तो जेडबलई एडवांस अच्छे से करोगे तो जेडबलई मेंस नहीं, जेडबलई एडवांस अच्छे से करोगे तो आईआईटी मिलेगा, बट मेंस अच्छे से करोगे तो एनआईटी मिलेगा। तो कितना लाना पड़ेगा जेडबलई मेंस में, कितना लाना पड़ेगा जिससे एनआईटी मिल जाए, तो टॉप के 10 एनआईटीज में अगर कंप्यूटर साइंस नामक ब्रांच आपको चाहिए तो 220 से ज्यादा नंबर लाने होंगे। कितने में 220 से ज्यादा आउट ऑफ 300 बेटा, 300 में 220 से ज्यादा बोल रहा हूं। शायद सोचने में आसान लग रहा हो, बट विश्वास मानो आसान नहीं, विश्वास मान लो आसान नहीं है, बहुत कठिन है ये लाना, मुश्किल होगा। टॉप 10 एनआईटी में कोई भी ब्रांच चलेगा, अगर ऐसा बोलते हो तो 160 से ऊपर लाना होगा, ठीक है, 160 से ऊपर आउट ऑफ 300। और अगर आपके टीयर 2 एनआईटीज, मतलब टीयर 1 को छोड़ दो, टीयर 2 के एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस चलेगा तो 190 प्लस चाहिए, क्योंकि भैया कंप्यूटर साइंस बहुत सॉर्ट आफ्टर ब्रांच है। टीयर 2 में कोई भी ब्रांच चलेगा, और ऐसे करते करते कोई भी ब्रांच, कोई भी एनआईटी चला तो 130 प्लस। मिनिमम आपको 130 नंबर चाहिए 300 में। अब हो सकता है तुम में से बहुत सारे सोच रहे हो सर ये तो आ जाएगा, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, 40% मार्क्स लाना है, 45% कौन नहीं ले आएगा। मैं कहता हूं चलो चैलेंज एक्सेप्टेड, तुम भी चैलेंज एक्सेप्ट करो। एक बार ऐसा करो, कोई भी मॉक पेपर उठाओ और उसको बना के देख जाओ, कोई भी उठा लो, और फिर ये मत बोलना कि अरे सर ये तो हम पढ़े नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। पढ़ के जो पढ़ा हुआ है ना चैप्टर, उसको उठा के देखो, देखो कितना सारा सवाल बनता है, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आटे दाल का भाव बेटा। तो इसलिए पढ़ना शुरू करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये मार्क्स पूरा दिखा दिया, आपको समझा दिए, तो आपको मिनिमम तो 130 से ऊपर लाना है 300 में, तब जाके कोई एनआईटी में घुसने दिया जाएगा। और अगर अच्छा वाला ब्रांच चाहिए तुमको तो कम से कम टीयर 2 एनआईटी तो जाओगे, तो 190 से नीचे मत लाना, मोटा मोटी मान के चलो 200 से ऊपर लाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने सीट अवेलेबल हैं, क्यों मारा मारी है इतना जेडबलई में, कितने सीट अवेलेबल है, चलिए देखते हैं।
नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, टोटल सीट एनआईटी में हमारे भारत देश में 17,967, मतलब 18,000 मोटा मोटी मान लें, 4,023 ट्रिपल आईटीज में, चलो अच्छी बात है 4,000 मान लिया, और सीएफटीआई में 4,683, मैं 5,000 मानता हूं, चलो 4,000 यहां और 5,000 यहां, 4 5 9 और 18 27,000 सीट है सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भारत देश में, जो जेडब्ल्यू मेन से मिलता है। बच्चे कितने हैं? 11 लाख से ज्यादा बच्चे। कितने बच्चे? 11 लाख से ज्यादा बच्चे जेडब्ल्यू मेंस देते हैं। परसेंटेज निकाल लो बेटा जल्दी से। 11 लाख लिख रहा हूं, सिर्फ 11 लाख। अगर 11 लाख का परसेंटेज निकाले तो मोटा मोटी, क्यों विजय सर हमको लग रहा है 2-2.5% का बन रहा है। 2.5% बच्चों के लिए सीट है, मतलब रहने कितने, और ये 2.5% टोटल बताया बेटा, यहां तो रिजर्वेशन लग जाएगा, बट मैं मानता हूं शायद भारत में रिजर्वेशन खत्म हो जाए, शायद, तो 97.5% बच्चा सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं जाएगा। अब यहां के बाद से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो यहीं पे छोड़ दो, सोच लो कि सर फिर हमसे नहीं हो रहा है, हम तो टॉप 97.5% में, मतलब टॉप 98% बच्चों में हो जाएं, टॉप 2% बच्चों में हो जाए, सॉरी 98% बच्चा हमसे पीछे हो जाए, टॉप 2% में हम हो जाए 2.5% में, ये तो हमसे ना हो पाएगा, तो यहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं। रियलिटी चेक है, अभी 11वीं है, शुरू है, कोई बहुत बड़ा बैट नहीं लिया। और अगर लगता है कि नहीं सर कर लेंगे, हर हाल में करेंगे, मतलब कोई ऐसी दुनिया की इतनी बड़ी कोई ताकत बनी नहीं है कि जो हमको हरा दे, और वो भी कोई लक्ष्य, मतलब ये तो ऐसा है ना कि कोई बलशाली आकर हमको मार दे, हम कमजोर हैं शारीरिक रूप पे तो मान भी ले, लेकिन कोई हमको बुद्धि से हरा दे, कोई हमको हमारे क्या कहते हैं आंतरिक बल से हरा दे, कोई हमको हमारे क्या कहते हैं आत्मविश्वास से हरा दे, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। अगर ये सोच रहे हो तो ये भी चैलेंज एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये क्या इसके बाद में 99 परसेंटाइल लिख दूं ना, तो वो भी चैलेंज एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो अगर तुम उसके लिए तैयार हो, क्योंकि सीटें कम है, वो फैक्ट है, आने वाले वक्त में सरकार बहुत कुछ कर रही है, करेगी, सीट बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है, बढ़ जाए, लेकिन अभी तो रियलिटी यही है। प्रिपरेशन तो इसी के हिसाब से करना है। तो प्रिपरेशन जब इसके हिसाब से करना है, आपको इतने टॉप में आना है, तब जाके आईआईटी एनआईटी की सीट मिलेगी। इसमें से अभी आईआईटी ऐड हो जाएगा 16,000 और उसमें भी लेकिन रिजर्वेशन रहेगा, तो 8,000 बच्चा जनरल जाएगा, 8,000 बच्चा रिजर्व जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मिनिमम मार्क्स अब आपको कितना चाहिए? मान लेते हैं अब आपका आईआईटी अगर नहीं हो पाया तो एनआईटी तो होना चाहिए कम से कम। एनआईटी के लिए कितना कम से कम नंबर चाहिए? मैंने एक सेशन बनाया है, जाके देख लेना इस सेशन को। इसमें कंप्यूटर साइंस भी बताया है, विदाउट कंप्यूटर साइंस भी बताया है, टॉप टियर 1 कॉलेज, टियर 2 कॉलेज सब बताया है। एक बच्चा पूछ रहा है चैट बॉक्स में, सर टियर 2 कॉलेज क्या होता है? अरे बेटा, ट्रेन में क्लास ए सीट, क्लास बी सीट और क्लास सी देखे हो, मतलब एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी देखे हो? फर्स्ट एसी कौन सा होता है? एकदम स्पेशल वाला, कूप बना के देता है, खाली 2 आदमी जा सकता है। अब 2 आदमी से क्यों 2 आदमी का दिया वो हमको नहीं पता, लेकिन रेलवे में देता है सिर्फ 2 आदमी का सीट, और वो अंदर से पूरा केबिन बंद रहता है। वो होता है फर्स्ट क्लास एसी, बहुत पैसा लगता है, 6,000 रुपये लगता है दिल्ली से बॉम्बे। अब आता है सेकंड एसी, टियर 2। सेकंड एसी में क्या होता है? 2 इधर 2 उधर, खाली 4 सीट होता है, और इधर 2 6 सीट। फिर आता है थर्ड एसी, जिसमें 3 इधर 6 और 2 इधर 8 सीट होता है। फिर आता है स्लीपर, वैसे ही है एनआईटी। टियर 1 एकदम फर्स्ट एसी, टियर 2 मतलब सेकंड एसी, टियर 3 मतलब थर्ड एसी। समझ गए? क्लियर है? टियर 1 से सबसे हाईएस्ट पैकेज लगता है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होता है। टियर 2 से कम, टियर 3 से बिल्कुल ही कम। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आपका एम इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 99 परसेंटाइल होना चाहिए, क्योंकि अब तक तुम महसूस कर गए होगे यार कंपटीशन बहुत ज्यादा तेज है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला रेत देने वाला कंपटीशन, बहुत ज्यादा खतरनाक कंपटीशन है। तो जरूरी है आपके लिए कि आप 99 परसेंटाइल का ही एम लेकर चलें। देखो आगे चल के मैं ही वो इंसान होऊंगा जो तुमको बताऊंगा कि बेटा कोई बात नहीं 95 परसेंटाइल में भी हो जाएगा, लेकिन वो आगे चल के। आज का लक्ष्य तो 99 से कम कुछ नहीं होना चाहिए। आज तो आपको 99 लाना ही है। ठीक है, अब 99 परसेंटाइल का अगर तुम्हारा लक्ष्य है तो क्या करना होगा? फिजिक्स में कितने नंबर लाने होंगे? क्योंकि देखो 99 परसेंटाइल के हिसाब से मैंने तुमको नंबर बता दिए, करीबन 210 के आसपास आने चाहिए। 210 बटा 300 इतना आना चाहिए, 70% मार्क्स चाहिए। अब 210 में क्या 3 से डिवाइड करके 70 70 70 आएगा? नहीं, फिजिक्स में बहुत नंबर उठता है। देखो फिजिक्स में कितना चाहिए 99 के लिए? हम पूरे के पूरे जनवरी 2023 का अटेम्प्ट का हमने एनालिसिस किया, तो 99 परसेंटाइल हमने पकड़ा, सारे सेशंस को उठा के देखा, कम से कम बच्चे को 70 चाहिए और मैक्सिमम 89। हमने सबका एवरेज निकाल दिया, पूरे का एवरेज निकाला, हमको समझ में आया। और ऐसे ही अप्रैल अटेम्प्ट का देखा, हमने अप्रैल का भी देखा, तो 99 के लिए मिनिमम 75 नंबर चाहिए था, मैक्सिमम 91।
ठीक है। तो इन सब का जब का पूरा एवरेज निकाला ना, अप्रैल अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट, तो हमें दिखा कि अराउंड 82 नंबर चाहिए। 82 कितने में, कितने में पूछो, अरे पूछो ना कितने में चाहिए। 82 चाहिए 100 में। कंपटीशन में सोचो, स्कूल में 82 डालने में क्या हालत होती है, स्कूल में भी तो लाते होगे ना, 100 में 82 क्या हालत होती है। यहां कंपटीशन IIT JEE जैसा एग्जामिनेशन में फिजिक्स में आपको 82 लाना है आउट ऑफ 100, तब जाके ये नंबर आएगा। और आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री आ जाओ। केमिस्ट्री थोड़ा सा और कठिन होता है। केमिस्ट्री में यही सेम काम किया, मिनिमम 46 नंबर चाहिए 99 के लिए, 70 सबका एवरेज लिया, जनवरी का एवरेज लिया, अप्रैल का एवरेज लिया, फिर मार्क्स बिठाया, आया 73। 73 नंबर चाहिए आउट ऑफ 100, 100 में 73। अब गैस मारो मैथमेटिक्स में कितने चाहिए होंगे, गैस मारो जल्दी, कितने चाहिए होंगे मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में कितना चाहिए था, 82। केमिस्ट्री में कितना चाहिए, 73। मैथमेटिक्स में कितना चाहिए आउट ऑफ 100, जरा देखें। 82, प्राची कहती है 82। आ जाओ प्राची, देखते हैं मैथमेटिक्स में कितना आया। तो 99 परसेंटाइल, मिनिमम 33 नंबर पे आ गया। 33, सिर्फ 33, जो बहुत टफ पेपर था ना उसमें सिर्फ 33 में 99 आ गया, और मैक्सिमम 57। मैंने इसी हिसाब से सबका एवरेज उठाया, सबका एवरेज उठाया, मेरे को 53 नंबर मिले, सिर्फ 53, ओनली 53। चलो अच्छा है, बहुत बच्चों को पता है पहले से। अब बच्चा कम से कम एजुकेट होकर तो आ रहा है मेरे पास, ये बात की मैं बहुत खुशी है मेरे को। चलो आपको अच्छा है, पता है। 53 नंबर चाहिए आपको, सिर्फ 53, मतलब आधा नंबर, आपको आधे सवाल छोड़ देने हैं मैथमेटिक्स में, तब भी आप 99 परसेंटाइल ले आओगे। मैथमेटिक्स कठिन है, बिल्कुल 200% मैं कहता हूं कठिन है। इसीलिए मैं खुद मैथमेटिक्स का टीचर हूं, उसके बाद भी बच्चों को बोलता हूं बेटा सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद समय बच जाए तो मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना, ना बच्चे तो छोड़ भी सकते हो। यहां दोनों जगह नंबर आने चाहिए, बहुत जरूरी है, समझ गए। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब क्लास वाइज वेटेज देख लो। देखो 12वीं और 11वीं, हमेशा से जेई का पैटर्न रहता है कि 12वीं में थोड़ा ज्यादा, 11वीं में थोड़ा कम, 12वीं में थोड़ा ज्यादा, 11वीं में थोड़ा कम। और यही बात सुन के बच्चा गलती कर देता है, फंस जाता है वहां पे, सोचता है सर 11वीं का वेटेज कम है, पढ़ के क्या करेंगे, बस यही खत्म, मामला खत्म। क्यों, तुमको पता है 12वीं बहुत बड़ा पोर्शन लेके बैठा है, लेकिन जितना बड़ा और जितना मोटा है ना उतना ही कमजोर है। इसको बैसाखी की जरूरत पड़ती है, वो बैसाखी है 11th। एक चैप्टर का नाम बताता हूं तुमको, मजा आ जाएगा इसके बारे में सुन के। ये एक चैप्टर है प्यारा सा 11वीं कक्षा के अंदर, इससे JEE में एक भी सवाल नहीं आता, नॉट इवन वन। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के बगैर JEE में एक भी सवाल बनता ही नहीं है, एक भी नहीं बनता है। बताओ चैप्टर का नाम, उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लो, एक सवाल अगर डायरेक्ट सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का आया हो तो बता देना। डायरेक्ट ओनली ट्रिग्नोमेट्री आता ही नहीं है, नहीं आएगा, कभी पूछेगा ही नहीं साइन थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री लगाए ना सेट थ्योरी का सवाल देता है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, ना कोनिक सेक्शन का, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ना स्ट्रेट लाइन का, कहीं का नहीं, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री। अब वेटेज वाइज देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज 0, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज 100%। उसके बगैर तो काम ही नहीं होना, समझ पाए। तो छुपा रुस्तम है 11वीं। 11वीं वो बेस है जो अगर तुम मजबूत कर लिए तो 12वीं में इतना तेजी से तलवार चलाओगे ना कि लोग समझ नहीं पाएगा ला कहां से रहा है ये असला बारूद। लेकिन अगर 11वीं गड़बड़ा गया, खूब हांको ऐसे 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 ऐसे, कोई नहीं मरेगा, कोई सवाल ही नहीं बनेगा, लगेगा हो क्या रहा है मेरे साथ। 11वीं इतना जरूरी है बेटा, ठीक है। और ऐसे ऐसे चैप्टर्स बहुत सारे भरे हुए हैं 11वीं में कि तुमको उससे डायरेक्ट सवाल दिखेगा ही नहीं, लेकिन उसका इतना हाई वेटेज है, इतना हाई वेटेज है कि तुम बोलोगे अरे बाप रे, सोचा ही नहीं था कभी। सच बता रहे हैं, तुम अभी आगे बताता चलूंगा तुमको दिख जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर वाइज वेटेज दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, देखो असल उद्देश्य क्या है। असल उद्देश्य ये है कि तुमको पहले तो ये फील कराऊं कि बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे तुम बैठे हो, अब इसके बाद समय व्यर्थ नहीं कर सकते हो। शायद वो मैसेज मैंने तुमको पहले दे दिया, अब तक तो तुम महसूस कर चुके होगे। दूसरा उद्देश्य ये था कि बेटा 11वीं सुपर इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकते, वो उद्देश्य भी मैंने पूरा कर दिया ये बता के, ठीक है। अब तीसरा उद्देश्य, बेटा अब जब तुम्हारा बैकलॉग तो हो ही चुका होगा, मेरे को पता है, स्कूल में सिलेबस शुरू हो चुका है, कोचिंग में सिलेबस शुरू हो चुका है, बहुतों के तो मिड टर्म हो चुके हैं, बहुतों का मिड टर्म होने वाला है। अब ऐसी अवस्था में तुम चैप्टर 1 से शुरू करोगे तो तुमको हमेशा लगेगा पीछे है, चैप्टर 5 से शुरू करोगे तो 1 से 4 समझ नहीं आएगा, ये है इशू। तो मैं आज तुमको चैप्टर वाइज वेटेज इसलिए बता रहा हूं कि 11वीं में अगर कहीं से ना समझ में आए कि कहां से शुरू करें, तो उन चैप्टर्स से शुरू कर दो जिसमें JEE का वेटेज सबसे ज्यादा है, ताकि ये कॉन्फिडेंस कम से कम बना रहे कि हाँ यार हमारा जेई का वेटेज हाई वेटेज वाला चैप्टर हो गया है।
अगर ये दिमाग में रख लोगे तो जेई वाला एटलीस्ट एक फोटे तो सिक्योर हो गया। हो सकता है स्कूल में नंबर कम आए, कोई बात नहीं, 11वीं के नंबर ऐसे भी बोर्ड्स में कहां जोड़ते हैं, 12वीं में जुड़ते हैं, तब तक थोड़ा अच्छा कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। सबसे पहले फिजिक्स, सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखा है फिजिक्स में। अब देखो ये मैंने पूरा एनालिसिस किया 2023 का, जनवरी और अप्रैल 2 अटेम्प्ट हुए थे। सारे चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चन जोड़ के लिख दिए कि जनवरी में कितने, अप्रैल में कितने, सब इधर इधर तुमको दिख रहा है। ब्लू कलर में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर हैं जिनमें क्वेश्चन आए हैं लेकिन थोड़े कम आए हैं। थोड़े कम बोले तो देखो 10 और 10 20 सवाल, कितने कितने सारे सेशन में, तो 12 अटेम्प्ट हुए, 12 शिफ्ट हुए थे, 12 हुए थे ना जी, नहीं 8 हुए थे, 8 शिफ्ट हुए थे जनवरी में, और फरवरी में भी 8 हुए थे, तो 8 और 8 16, 16 शिफ्ट में 20 सवाल, मतलब हर शिफ्ट में एक सवाल। चलो ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले देखो 39 प्लस 32, 39 प्लस 32 कितना होता है 42, 72, 72 सवाल आए, 72 सवाल, 72 क्वेश्चंस इन जस्ट 2 अटेम्प्ट, मतलब इन जस्ट 2 सेशन, जनवरी एंड अप्रैल। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, 12वीं का चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, अभी नहीं पढ़ना है लेकिन 12वीं के लिए ध्यान में रखना। 11वीं खोजो, यहाँ पे खोजो 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 खोजो। वैसे मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता भाई, मैं फिजिक्स का आदमी नहीं हूं, काश यहाँ पे अनुपम होता, लेकिन काइनेमैटिक्स ये तो मेरे को दिख गया है, मेरे को पता है 11वीं का है। और कौन सा है, यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर्स ये है, वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन ये 11वीं है, सेमीकंडक्टर 12वीं में है, रे ऑप्टिक्स 12वीं में, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12वीं में, एसी ग्रेविटेशन 11वीं देखा, और मूविंग चार्जेस अब ये नहीं ये मैग्नेटिज्म भी 12वीं में, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स 11वीं में शायद, हाँ अब पता नहीं, ये मेरे को पता नहीं, ये देख लेना। बट इतने तो 11वीं वाले हैं, देखो ना कितने कितने सवाल आए, 24 और 19, देख रहे हो इतने इतने सवाल हर एक शिफ्ट में आए हैं। तो इन चैप्टर्स को आप नहीं छोड़ सकते। अब नीचे वाले चैप्टर्स छोड़ देने हैं क्या, अरे ना बेटा, टाइम मिल जाए ना तो कर लो, क्योंकि एक ही सवाल अगर यहां से आ गया तो करना तो पड़ेगा। देखो फिजिक्स में कितने नंबर चाहिए थे, याद है, भूल गए, 82 नंबर, 82 चाहिए आउट ऑफ 100। तो तुम छोड़ने का भूल तो नहीं कर सकते। मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूं, फिजिक्स में जो लो वेटेज चैप्टर है उनको बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करना, बट पहले इनको करो। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में वापस से देखो जनवरी और अप्रैल वाला सारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख दिया हूं। अब जैसे एसएनपी ब्लॉक है 12वीं है, जीओसी 12वीं है, कोऑर्डिनेशन 12वीं है, मोल कंसेप्ट 11वीं है ना, केमिकल बॉन्डिंग 11वीं है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 12वीं है, एल्डिहाइड कीटोन 12वीं है, थर्मोडायनेमिक्स 11वीं है, स्टेट्स ऑफ मैटर्स एंड सॉलिड स्टेट 12वीं है, इक्विलिब्रियम 11वीं है, अल्कोहल फिनॉल इथल 12वीं है। तो देखो 11वीं वाले चैप्टर आ गए, हाई वेटेज वाले सारे। बचे हुए को छोड़ना है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूं, छोड़ोगे तो बहुत नुकसान है। क्यों, कितने नंबर चाहिए थे, करीबन 73-74 थे ना, 73 नंबर चाहिए तुमको 100 में। अरे छोड़ कहां सकते हो भाई, 4-5 तो सवाल छोड़ सकते हो, बाकी तो तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो हेंस आप छोड़ नहीं सकते, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ एक जगह रियायत मिलती है और वो है मैथमेटिक्स। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में आपको मैथमेटिक्स में 53 नंबर ही चाहिए 99 परसेंटाइल लाने के, सिर्फ 53। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 13 चौके 52, करीबन 13 सवाल कर लेते हो आउट ऑफ 30 सवाल आते हैं, 30 में 13 कर लेते हो तो तुम 99 परसेंटाइल पे आ जाओगे। मैथमेटिक्स सबसे स्वीट स्पॉट है, इसलिए मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स तुम छोड़ सकते हो, सबसे कम सिलेबस में सबसे ज्यादा नंबर मैथमेटिक्स में आते हैं। ठीक, अब मैथ्स को देखते हैं, आ जाओ। ये यहां से उठा के यहां तक ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ सवाल लिख दिया हूं इसमें। ठीक, अब इसमें देखते हैं 11वीं का कौन कौन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, लिमिट्स कंटिन्यूटी डेरिवेटिव्स 11वीं, कोनिक्स 11वीं, 3D एंड वेक्टर कुछ 11वीं पढ़ लेते हैं, कुछ 12वीं में, चलो दोनों जगह मिला के रखते हैं। सीक्वेंस सीरीज 11वीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स AOD ये 12वीं हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन 11वीं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी ITF 12वीं में है, ट्रिग्नोमेट्री इधर है, सॉरी, तो अब आधा आधा बांट लेना भाई, क्या करें। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 12वीं, कॉम्प्लेक्स नंबर 11वीं। तो सारे 11वीं वाले उठा के लगा दिए मैंने, अब इन सबको कंप्लीट कर जाओ। बाइनोमियल इधर है, अच्छा ज्यादा है वेटेज, अच्छा रुको, हाँ अच्छा इसका भी एक कहानी सुनाता हूं। देखो JEE जो है ना, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है ना, ये वो घर में एक जो क्या कहते हैं सास होती है ना, ये सास जैसी है, चुपचाप बैठी रहेगी, देखते रहेगी बहू को, अच्छा खाना नहीं बनाई आज, अच्छा लेट से उठी है, अच्छा चाय में चीनी डाल दी। एक दिन अचानक से कुछ ऐसा करेगी, किसी को तो ऐसा कुछ बोल देगी कि सारे लोग चढ़ दौड़ेंगे उस बहू पे। तो ये जो सास है ना, वो अचानक से ऐसा नॉब घुमा देती है, ये जेई वही वाली सास है, अचानक से ऐसा कुछ नॉब घुमाती है। क्या हुआ पता है,
बाइनोमियल थ्योरम पिछले 3 से 4 सालों से सब बहुत ही कम इंपॉर्टेंस पे था, बहुत ही कम इंपॉर्टेंस पे था, मतलब कि एक्चुअली में सवाल ही नहीं आ रहे थे ज्यादा, 4 5 8 10 सवाल टोटल सारे शिफ्ट मिला के आते थे। बच्चा भी बाइनोमियल थ्योरम को आराम से थोड़ा साइड में रखे होता, बहुत आसान टॉपिक है, तो बस 11वीं के हिसाब से पढ़ के जाता था, ज्यादा सवाल भी नहीं आता था। हुआ क्या कि 2023 में जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में जेई पता नहीं कैसे पागल ही हो गया, इतने सवाल दिए कि 21 और 25 46 सवाल, 46 क्वेश्चंस ओनली इन 2 अटेम्प्ट्स, इतने सवाल दे दिया सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम से। इसीलिए हमारा बाइनोमियल हमेशा आखिरी में होता था, लेकिन इस बार बाइनोमियल में नंबर ऑफ सवाल बहुत बढ़ गए, तो हेंस अचानक से ये सुपर इंपॉर्टेंट हो गया, और सारे के सारे सवाल आसान, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, सारे के सारे सवाल आसान हो गए। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जेडब्ल्यू जो है ना, वो कभी कभी अपना पेडल घुमा देता है, तो इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहता किसी बच्चे को कि कोई चैप्टर पूरा ही छोड़ दो, 11वीं वाले को तो बिल्कुल नहीं कहता, तुम्हारे पास तो समय है थोड़ा, तो इसीलिए आप पढ़ के जाइए इसको, ठीक है। चलिए जी, तो ये मैंने सारे चैप्टर्स का लिस्ट आपको बता दिया आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, कहां से शुरू कर सकते हो, ठीक। चलिए जी, अब जल्दी से कुछ और बातों पे ध्यान दे लो, एकदम जल्दी जल्दी। कौन सा बेस्ट बुक हो सकता है फॉलो करने के लिए? तो देखो, मैथ्स में सिंगेज हो सकता है, ये मैंने बताया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए ऑलरेडी सेशन ले चुके हैं टीचर्स, अनुपम सर, सुमन मैम, दोनों ने सेशन लिया है, नहीं देख रहे हो तो जाके देख लो, ठीक। उसके बाद तत्व बुक सबसे अच्छा मटेरियल हो सकता है। जो बच्चा वेदांतु में इनरोल्ड है, पता नहीं कौन कौन है, जरा बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। जो बच्चा वेदांतु में इनरोल्ड है उसको ये किताब मिली होगी, अरे कहां चले गए, उसको ये किताब मिली होगी, ये है तत्व बुक, वेदांतु का हमारा जो अपना मटेरियल है ना, वेदांतु का स्टडी मटेरियल, उसको हम तत्व कहते हैं। ऐसा होता है, पहला एक्सरसाइज बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, दूसरा एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस का होता है, तीसरा एडवांस लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और चौथा एक्सरसाइज होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस का। ऐसे 4 लेवल के एक्सरसाइजेस बनवाते हैं बच्चों से, फुल प्रूफ तैयारी होती है, फुल प्रूफ नेक्स्ट लेवल की। ये नेक्स्ट लेवल की तैयारी अगर आपके पास तत्व है तो आप यहीं से कर लीजिए, कोई किताब की जरूरत नहीं है। फिर आगे, अब एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको देखो, वीक टॉपिक है उसको देखो, वीक को छोड़ मत देना, अभी काम करो क्योंकि 11वीं में हो, तुम्हारे पास वक्त है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स को डिवाइड कर लो, इजी, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक में, मतलब जो तुम्हारा सबसे स्ट्रांग है, जो मीडियम है, और जो सबसे कमजोर है। सबसे कमजोर पे सबसे ज्यादा वक्त दो अभी 11th के टाइम पे, और मीडियम पे। स्ट्रांग जो है वो तो है, अच्छी बात है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मेंटर अपना अच्छे से सेलेक्ट कीजिए। देखो, मेंटर सेलेक्ट करना, सही मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजॉरिटी बच्चों ने, 90% बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि हमारे को मेंटर अच्छा मिला इसलिए हम आईआईटी कर गए। तो अपना मेंटर सही तरीके से चुनिए, और ध्यान रखिएगा मेंटर चुनते वक्त 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखिए। मेंटर अच्छा जरूरी नहीं बहुत अच्छे ब्रांड का हो, या बहुत क्या कहते हैं, कोई बड़े रेप्यूटेड कोचिंग का हो। मेंटर एक ऐसा इंसान होता है, मेंटर एक ऐसा इंसान होता है जिसकी बातें आपको समझ में आए, जिसके क्लास में आपको बैठकर नींद ना आए, मजा आए, जो बातें बोले तो हंस भी देते हो तुम, और उसकी बातें समझ भी आ जाती हैं। ऐसा इंसान मेंटर होता है। वो बाजू में पढ़ाने वाले शर्मा सर भी हो सकते हैं, या यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हर्ष सर हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी किसी कोचिंग के बहुत बड़े टीचर भी हो सकते हैं, या फिर बहुत छोटी कोचिंग के एक छोटे से स्कूल टीचर भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है। उस मेंटर को खोजने के लिए आपका एक ही काम है कि आप हर टीचर से जब बात करते हो या फिर उससे पढ़ते हो, या जब वो टीचर पढ़ाता है, जस्ट सी वेदर आर यू एंजॉयिंग दैट प्रोसेस और नॉट। वैसे ही आपको आपका मेंटर मिलेगा, ठीक है। ध्यान से चुनिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, फाइनलाइज स्टडी मटेरियल्स, मैंने आपको बहुत सारे नाम बता दिए। सिंगेज है, वेदांतु का तत्व है, नहीं तो इंटरनेट पे फ्री का मटेरियल बहुत सारा है। और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। अरिहंत का पीवाईक्यू आता है, बाकी सबके पीवाईक्यूज आते हैं। अरिहंत का मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लगता है, गलतियां कम होती हैं, तो अरिहंत का पीवाईक्यू ले सकते हो, नहीं तो बाकी सबका भी है, ठीक है। पीवाईक्यू जरूर हाथ में रखना। और मॉक टेस्ट जितने हो सके, तो मॉक टेस्ट के लिए भैया एनटीए का एक अभ्यास ऐप आता है, एनटीए का अपना मॉक टेस्ट का ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और एनटीए के अलावा जैसे वेदांतु में थोड़े फ्री टेस्ट होते हैं, समय दर समय मैं और भी बहुत सारे टेस्ट के बारे में बताता रहूंगा, इसीलिए सब्सक्राइब रहना चैनल पे जरूरी है। और एनटीए का अब अभ्यास ऐप जो है वो फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिए। और आगे बढ़े, फॉलो योर ओन रूल्स, ओनली नो योर्स, ओनली यू नो योर सेल्फ। तो आप ही अपना टाइम टेबल वगैरह बना सकते हो अपने हिसाब से, एंड शेड्यूल योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट सुपर इंपॉर्टेंट है बेटा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कम समय है, देखो तुम सारे लोग स्कूल जा रहे होगे, स्कूल में तुम्हारे बहुत सारे घंटे निकल जाते होंगे, फिर आते होगे घर, आने जाने में टाइम लग जाता होगा, फिर जाते होगे कोचिंग, कोचिंग में बैठ के पढ़ते होगे, फिर कोचिंग से आते होगे घर, इतने में कोई टाइम नहीं बचता होगा। मेरे को अच्छे से पता है, मैं अभी स्टूडेंट रहा हूं और 10 सालों से स्टूडेंट को देख रहा हूं, मेरे को अच्छे से पता है।
जब तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा तो पढ़ोगे कैसे? तो यार इसी बीच में से कहीं से टाइम चुराना होगा। स्कूल में जब पढ़ रहे हैं, नौटंकी हो रही है, बात बतौली हो रही है, उस वक्त पढ़ लो। जब स्कूल बस से घर को आ रहे हो, 1 घंटे का टाइम वहां पे है, उस वक्त पढ़ लो। जब घर पे पहुंच गए तो तुरंत आराम करो ताकि कोचिंग में नींद ना आए। ये सारी चीजें ना आप स्वयं बना सकते हैं खुद के लिए, कोई और नहीं बना सकता। हो सकता है तुम में से कईयों को नींद नहीं आती हो तो सोने की जरूरत नहीं। हो सकता है तुम में से कईयों को बहुत नींद आती हो तो सोना बहुत आवश्यक है। समझ रहे हो? चलिए, अब एंशियस मत होइए। डराया मैंने बहुत, मेरे को पता है, लेकिन मैंने डराया है किसी अच्छे कारण से। तो एंशियस मत होइए, अब अलर्ट होइए और अलर्ट होकर एक्ट कीजिए। ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर तो आईआईटी जाएंगे, आईआईटी जाएंगे तो 10 करोड़ का पैकेज लेंगे, फिर मम्मी को कार दिलाएंगे, पापा को सूट दिलाएंगे, वो सब सब बाद में। अभी काम करो। ठीक है? और उसके बाद कंपेयर करना खुद को बंद करो अपने स्कूल वाले, क्लास वाले, कोचिंग वाले से कि अरे उसको इतना आया, हमको इतना आया। वो सब बंद करो। तुमको अपने से कंपटीशन होना है, अपने से ऊपर जाना है। मूविंग फॉरवर्ड, नो टाइम है, डिस्ट्रैक्शंस मत करो। आपका टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, डिस्ट्रैक्शन खत्म। ठीक है? दैट्स इट। कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। लिखते जाओ जहां जहां जो जो पढ़ रहे हो, ताकि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझ में आना चाहिए। खाली हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। एंड एक्ट ऑन योर ड्रीम। ड्रीम यही है ना? क्यों? इससे कम में सेटल होना है क्या? बोलो भाई। अंदर से आनी चाहिए वो आवाज, वो आग अंदर से आनी चाहिए कि इससे कम पे सेटल नहीं होना है मेरे को। एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं जा रहा तेरा भाई आईआईटी जाएगा। ये स्वैग होना चाहिए अंदर, और ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए जाना इधर ही है, आईआईटी जाना है ना, तो बस ये तुम्हारा सपना है, शुरू हो जाओ। चलो भाई, दैट वाज ऑल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इनटू द सेशन। मेरे को उम्मीद है कि मेरे को आपको जिस तरीके से जितना मोटिवेट करना था वो मैंने किया होगा, और आप अपने लक्ष्य के लिए उतने ही ज्यादा अंदर से धदाहित और कहते हैं ना, ज्वलित होंगे कि हाँ भैया मेरे को अपना लक्ष्य पाना है। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ऐसे बेहतरीन कंटेंट देता रहूंगा। और अपने लक्ष्य पे लग जाओ, चाहे जो हो जाए। तुमको आईआईटी से कम पे सेटल नहीं होना है। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।